हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, इससे पहले 4 वीडियो में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट करा था। काफी अच्छा रिस्पांस रहा आपका और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको एक बात और बता दूं मैं, जैसा कि आपने देख ली होगी वीडियो की डेट शीट आ चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने, डेट शीट आ चुकी है आप लोगों की। आप अब तैयारी में लग जाइए। हमने भी अब डिसाइड कर लिया है कि डेली एक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो, चाहे आपके फिजिक्स की हो या किसी और मैथमेटिक्स की जिसकी हमारी सीरीज चल रही है। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। और बता दूं, यूनिट 2 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पेपर में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन और थोड़े से न्यूमेरिकल भी। फिलहाल आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो लास्ट ईयर थ्योरेटिकल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, इफ लिमिट एफ जेड इज एल, मतलब लिमिट दी है फंक्शन एफ जेड की एल। आपको पता होना चाहिए लिमिट एक वैल्यू होती है। देन लिमिट ऑफ मॉड एफ जेड, मतलब अगर एल लिमिट है किसी फंक्शन एफ जेड की, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के मॉडुलस की क्या लिमिट होगी। तो देखिए, वैसे तो ये बेसिकली थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस था, इसकी थ्योरम भी है एक, पर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अगर एफ जेड की लिमिट एल है तो मॉड एफ जेड की लिमिट क्या होगी, मॉड एल। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने पढ़ा है। आप लोगों ने इतना बड़ा प्रूफ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इफ लिमिट एफ जेड एल, बिल्कुल सेम चीज गिवन है कि एफ जेड की लिमिट अगर एल है एंड जी जेड की लिमिट जो है वो एम है। तो 2 अलग अलग फंक्शन दिए हैं कॉम्प्लेक्स के, और साथ में ये भी बोला है कि जो ये लिमिट है एम जो वैल्यू है इसकी नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो नहीं है एम। तो तब पूछ रहा है देन लिमिट एफ जेड अपॉन जी जेड, मतलब ये अगर ऐसा फ्रैक्शन फंक्शन बनता है एफ जेड अपॉन जी जेड, इसकी लिमिट क्या होगी। तो ये भी एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट की है थ्योरम। तो इसकी लिमिट होगी एल। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि प्रोडक्ट में पूछ ले तो एल इंटू एम हो जाएगा, सम में पूछ लेगा तो एल प्लस एम हो जाएगा, डिफरेंस में पूछ लेगा तो एल माइनस एम हो जाएगा। ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, द लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इफ एग्जिस्ट, यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इज कैसी होगी, वो यूनिक होगी, मे बी मोर देन 1 होगी, या 0 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। पहले आपको बता दूं मैं, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, लिमिट हमेशा एक नंबर होता है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट अगर है, अगर एग्जिस्ट करती है, कैसी होगी, केवल एक से ज्यादा, या केवल 0 होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो लिमिट होती है वो हमेशा किसी भी फंक्शन की यूनिक होती है। ठीक है, तो यूनिक में टिक लगाएंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है, पर एग्जैक्ट हम 0 नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देखेंगे, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। किसी फंक्शन एफ जेड, मतलब फंक्शन, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे है। अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस, अगर हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं, और दूसरी चीज अब नई आई है यहाँ पर कंटिन्यूअस। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिमिट पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लिमिट इज अ वैल्यू, बट कंटिन्यूअस इज अ नेचर। ठीक है, नेचर ही कहेंगे क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं होती है, कैसा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ये एक तरीके का नेचर है उस फंक्शन का। ठीक, इफ लिमिट ऑफ फंक्शन इज, अब ध्यान दें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका मीनिंग समझेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसको ज्यादा हम न्यूमेरिकल कुछ नहीं कर सकते, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। काफी बच्चों को ये पता भी होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और गढ़वाल 2012 में पूछा गया था ये। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने लिखे हैं वो कौन कौन से ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे, कब कहेंगे कंटिन्यूअस, इफ, यदि उसकी लिमिट जो होगी फंक्शन की वो क्या करेगी, 0, इंफिनिटी, एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस।
तो आप देखिए क्वेश्चन आपको पता है, क्योंकि लिमिट अगर 0 होगी तो कंटिन्यूअस कहेंगे, या लिमिट इनफिनाइट होगी तो कंटिन्यूअस कहेंगे, या लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है लिमिट जब एग्जिस्ट होगी, मतलब जब लिमिट आएगी तभी फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, वन वर्ड आंसर लग रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे हैं। और इसी के बेस पे हम अब न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, उसको भी ध्यान रहे। ये कॉन्सेप्ट इतने इजी नहीं है, ये चीजें आपको जब पता होंगी तो आप एकदम से आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देखिए मैंने बताया था इट इज अ नेचर, इट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ा। तो ये बोला है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया, 2002 एंड 2009 में। इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए फंक्शन एफ जेड, आप उसको थोड़ा सा लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि हमें फंक्शन एफ जेड के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं आपको। आप देखिए फंक्शन एफ जेड मतलब यहाँ जेड वेरिएबल का फंक्शन है, और जेड आपको ये भी पता है जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, मतलब इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी इस एक्स और वाई से मिलकर जो भी फंक्शन बना है, एज सपोज जेड स्क्वायर आपका कोई फंक्शन है, लेट अस सपोज अगर मैं जेड को खोलूं तो इस तरीके का फंक्शन बनेगा, एफ जेड इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और अगर इसको आप खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2ix y, यही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके। तो आप देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब फंक्शन क्वेश्चन पे देखिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो आपको सिंपल पता है कि भाई देखिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक कंटिन्यूटी चल रही है उसमें, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो भी कंटिन्यूअस होंगे। और ये बात आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ी होगी जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा टीचर द्वारा कि इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इन एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो उसके रियल पार्ट भी और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, कैसे ये भी देख लेते हैं कि देखिए पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस होगा, इट्स ऑल्सो पॉलिनोमियल, इट्स ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो इस मीन्स आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर कंटिन्यूअस। ध्यान रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि रियल पार्ट 0, मे भी किसी केस में 0 हो सकता है, पर हम एक प्रेशर नहीं डाल सकते कि रियल पार्ट 0 ही होना, जरूरी नहीं है। विदाउट रियल पार्ट 0 में भी क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये बेस्ट आंसर इसका यही है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूअस होंगे। 0 हो, नॉन 0 हो, कुछ भी हो चलेगा, बस हमें तो कंटिन्यूअस बताना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड। तो देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरीके का है, आप बोलेंगे कैसा कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ऐसे पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही तो पढ़ा है आपने, बिल्कुल। तो देखिए यहां अगर मैं किसी पॉइंट को डिनोट करता हूं, ये मेरा कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है यही तो आपने यहाँ एक्स लिखी थी, बना देते हैं, यही डिस्टेंस तो आपकी एक्स थी, सेम यही डिस्टेंस तो आपकी वाई थी जिससे आपने ये करा। देखिए ये डिस्टेंस, और आपने ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को यहां पर नोटेट करा, इस पॉइंट को। तो कहीं ना कहीं यही जेड है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जेड को हम ऐसा भी लिखते हैं, जेड जो होता है वो कोऑर्डिनेट जेड के होते हैं एक्स कॉमा वाई। तो यही पॉइंट जेड होता है और इसी प्लेन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन।
ठीक है, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि इस पूरे जो अभी हमने बनाया, इस प्लेन के जो भी पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, तो उसको कहते हैं पॉइंट सेट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही इजी चल रहा है हमारा आज का ये लेक्चर, क्योंकि देखिए सारे के सारे कैसे हैं, थ्योरेटिकल बेस है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी श्योर हूं कि इस बार ये पूछा जा सकता है। देखिए आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में, 2003, 2007 और 2013 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब क्यों हुआ है उसका भी लॉजिक देखिए, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो देखिए पूछ रहा क्या है क्वेश्चन पे, पहले बोला है इफ फ्रॉम दी नेबरहुड। अब ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, देखिए आपने अपने बीएससी में आई थिंक 3rd सेमेस्टर के आसपास आपने रियल एनालिसिस में इस नाम को सुना था, नेबरहुड। आई थिंक कई बच्चों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जेड है आपको पता भी है। देखिए कॉम्प्लेक्स में हमारा जो जेड है वो 2 वेरिएबल से मिलके बना है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट से मिलके बना है। जबकि हमने रियल एनालिसिस में जो नेबरहुड पढ़ा था वो हमने कहीं ना कहीं रियल लाइन पे पढ़ा था। ठीक है, बट इसके नेबरहुड के बारे में बता दूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता ही है 100%। ठीक है, और हर बार बना है। देखिए अभी आएगा भी, और क्वेश्चन भी हैं आए हुए। तो देखिए मैं पहले बता दूं क्या होता है नेबरहुड। तो हमेशा हम नेबरहुड को पहले, तो ये शॉर्ट फॉर्म है नेबरहुड की। ठीक है, इसी तरह से डिनोट करेंगे टाइम बचाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टिक लगा दूं और आपके सर के ऊपर से जाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए नेबरहुड, सबसे पहली तो बात बता दें, ये नेबरहुड सर है क्या, कोई नंबर है, कोई सेट है, क्या चीज है। तो देखिए क्या नोटेशन है, क्या आप बोलेंगे, तो नेबरहुड इज अ सेट। सबसे पहले ये एक सेट होता है। अब आप सेट से तो समझ ही गए होंगे कि भाई सर ये कोई नंबर नहीं है, ये कुछ नंबरों का, डिस्टिंक्ट नंबरों का, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट नंबरों का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये छोटी चीज तो है नहीं। दूसरी चीज मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं और बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। तो देखिए नेबरहुड का कॉन्सेप्ट अभी हम आपका क्लियर करके रख देते हैं। आपने देखा ये एक्स, ये वाई, हमने ये एक जेड प्लेन बना लिया जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसका भी नाम ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन में, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, उसके आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो देखिए माना मैंने कोई पॉइंट है यहाँ पर मेरा, जिसको मैंने नाम दे दिया Z0 और इसके पॉइंट दे दिए X0, Y0, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए मैंने एक नोटेशन के तहत इसको लिखा है। तो देखिए अब इसमें जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा ये कोई प्लेन है, कोई कोऑर्डिनेट है, वहां पर एक पॉइंट है मेरा Z0। अब नेबरहुड एक सेट होता है, और किसका होता है सेट, किसी पॉइंट का होता है। नेबरहुड जो होता है वो किसी पॉइंट का होता है, ध्यान रहे, किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, मतलब किसी पॉइंट के आसपास का पड़ोसी होता है। सिंपल भाषा में बोले तो उसको भी समझाएंगे, पॉइंट का NBD। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट है। अब मैं इसके आसपास इसके आसपास मैंने ये डिस्टेंस में एक सर्कल ड्रॉ करा। ध्यान देंगे, सर्कल कर देते हैं, गोला तो नहीं बना है। तो देखिए ये सर्कल ड्रॉ करा मैंने बोल दिया इसकी जो रेडियस है, ये पॉइंट है हमारा, इसकी रेडियस मैंने बता दी एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, हमने बोल दिया है कि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब इस बात को देखेंगे, तो मैंने कहा कि मैंने Z0 एक पॉइंट लिया, उसके आसपास एक एप्सिलॉन रेडियस का एक सर्कल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा कि Z0 पॉइंट, ध्यान से समझिए ये लाइन आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करेगी। Z0 पॉइंट का NBD कौन होगा, पॉइंट का NBD होता है, कौन होगा, कोई सेट होगा,
कौन सा सेट होगा? वो जेड आएंगे, वो बिंदु आएंगे। देखो ये बिंदु बना रहा हूं मैं, दूसरे कलर से बना देते हैं, ज्यादा आपको आसानी रहेगी समझने में। ये रेड पॉइंट्स बना रहा हूं मैं। ये सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड कहलाएंगे। सर कैसे कहलाएंगे? अभी इसके बारे में बता देते हैं। तो मैंने ये पॉइंट्स बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन से पॉइंट्स मतलब नेबरहुड कहलाएगा वो सेट x सच दैट, या मैं बोलूं z सच दैट, z हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आता है, जो इस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, z माइनस z0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए बिल्कुल ये जो सेट होगा वो NBD कहलाएगा। सर ये है क्या? सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें कि ये जो मैंने रेड से डॉटेड पॉइंट बनाए हैं, मैं किसी भी को भी अगर मैं z बोलूंगा, उस पॉइंट की z0 से डिस्टेंस, भाई किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? किसी एक से दूसरे को घटाकर, और किसी को भी किसी से भी घटा दो, इसलिए मैंने मॉडुलस लगाया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो माना मैं इस वाले पॉइंट से बता रहा हूं, इससे z तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ध्यान दे, इससे z तक की जो z0 तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए इस रेडियस से। तो डेफिनेटली वो पॉइंट इसके अंदर आएगा। आप बात समझे? दोबारा बात बता देते हैं इसको कि वो सभी पॉइंट्स नेबरहुड के सेट में आएंगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं, वो सभी पॉइंट्स इस डब्बे के अंदर आएंगे, नेबरहुड वाले बॉक्स के अंदर आएंगे, क्योंकि नेबरहुड इज अ सेट। तो वे सभी पॉइंट्स जो मैंने ये रेड डॉट करे हैं, कहीं से भी मैं z0 तक की डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए इस एप्सिलॉन डिस्टेंस से। मतलब ये मैं अगर इसे z डिनोट करता हूं तो z से z0 तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो। तो z से z0 तक की जो डिस्टेंस है, मैंने मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो ये डिस्टेंस निकलेगी वो लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। तो देखिए बहुत ही सिंपल था। तो जो भी ये पॉइंट्स इस रेडियस, ये मतलब बोल सकते हैं ये सर्कमफ्रेंस से अंदर के होंगे, उन सारे पॉइंट्स का सेट, क्या बोला? जो भी इस रेडियस, क्योंकि इस दूरी से कम तो यहीं अंदर के होंगे ना, तो जो भी इस सर्कमफ्रेंस से अंदर की जो परिधि है, ये इसके अंदर के जो रेड डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट पॉइंट्स का जो सेट बनेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस सेट को बोलेंगे क्या? नेबरहुड। तो सिंपल डेफिनेशन थी, नेबरहुड एक सेट होता है किसी पॉइंट का। वही हमने एक z0 पॉइंट लिया, और जो भी पॉइंट डिस्टेंस बनाएगा z0 से, जितनी भी दूरी होगी, वो दूरी इस एप्सिलॉन से कम हो, मतलब इस एरिया के अंदर हो, तो उन सारे पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो नेबरहुड बनेगा। सिंपल बात। इसी पे एक कॉन्सेप्ट और है। तो ये सारे पॉइंट में से जो ये सेट बना, जो NBD बना, कौन सा बना? ऐसे डिनोट करते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ये इसकी सेट की, कि ऐसे Z जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? ये लिख दिया मैंने, ऐसे Z सच दैट जो z0 से डिस्टेंस रखने पर एप्सिलॉन से छोटी, मतलब रेडियस के उसके सर्कमफ्रेंस के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे जो z0 से डिस्टेंस रखने में एप्सिलॉन मतलब सर्कमफ्रेंस से छोटे हैं, वो सारे z जो z0 से डिस्टेंस रखते हैं और एप्सिलॉन से कम, एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम मतलब सर्कमफ्रेंस के अंदर आते हैं, वो सभी z नेबरहुड के सेट पे आएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स में से, देखो ये z भी तो इसी के अंदर आता है, ये वाला सारे के सारे पॉइंट्स इस सर्कमफ्रेंस के अंदर आते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स में से मान लिया इसके अंदर 50 पॉइंट्स हैं, तो ये वाला भी गिनती कराओगे क्योंकि ये भी तो इस एरिया के अंदर है। अगर मैं इन 50 में से केवल जिसका NBD निकाला, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैंने इन 50 में से, सारे थे ये सेट, इस पूरे सेट में से मैंने एक पॉइंट घटा दिया। देखिए ये सेट में से हमेशा सेट ही इस तरह से लिखेंगे, सिंगलटन सेट z0 को घटा दिया, मतलब जिसका NBD था उसी को मैंने अगर हटा दिया तो ऐसे को बोलते हैं क्या? डिलीटेड NBD।
इसको बोलते हैं क्या, डिलीटेड एनबीडी। ये कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने वाले थे। तो यही क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट Z0, मतलब Z0 के नेबरहुड में वी एक्सक्लूड द पॉइंट Z0, देन सच नेबरहुड इज कॉल्ड। सिंपल लैंग्वेज थी कि Z0 के नेबरहुड में से अगर हम Z0 को हटा दें, तो वही बात हमने बताई, Z0 के नेबरहुड में से अगर हम Z0 को हटा दें तो नेबरहुड कैसा बन जाता है, डिलीटेड एनबीडी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इससे आपका नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो गया होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो विद इन 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको इस पे टिक लगाने पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट Z0 बी अ पॉइंट इन आगंत प्लेन। मैंने कहा था ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही ये दूसरा नेम है, ठीक है। देन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट Z0 इज डिफाइन एज, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया है वही है, बिल्कुल उसी के जैसा है। क्या कहा हमने, Z0 बी अ पॉइंट इन आगंत प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, then the neighborhood of Z0 is defined as, neighborhood Z0 को कैसे डिफाइन करते हैं, the set of all those point Z। बिल्कुल वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। क्या बताई थी कि वो सारे पॉइंट्स, those point of Z such that this property hold, Z minus Z0 is less than epsilon, then epsilon is, एप्सिलॉन क्या होता है, तो हमने आपको बताया था एप्सिलॉन वेरी पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, और साथ में रेडियस का भी तो काम करती है एप्सिलॉन। तो देखिए, आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, रेडियस ऑफ नेबरहुड, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज क्योंकि ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी है और रेडियस और नेबरहुड भी है। देखिए, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल्सो अ रेडियस, तो इट मीन्स ये इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा गया था 2006 में, और थोड़ा सा बच्चों को डाउट में डाल दिया था इस क्वेश्चन ने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग करके पूछ लिया था कि द सेट ऑफ पॉइंट्स Z, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर पिछली बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। द सेट ऑफ पॉइंट्स Z, ऐसा सेट सच दैट mod Z इज ग्रेटर देन K, नॉट लेस देन। हम तो डिस्टेंस को कम करते थे, यहां पर देखिए डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब डिस्टेंस अगर कम होगी तो वो एरिया बंध गया ना, एरिया फिक्स हो गया, बट यहाँ फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने अब यहाँ देखिए साइन चेंज है, mod Z इज ग्रेटर देन एनी K, एप्सिलॉन की जगह K ले लिया, K इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सेम एज एप्सिलॉन। ठीक है, बिल्कुल सेम है एप्सिलॉन के। तो mod Z बड़ा है, मतलब डिस्टेंस, वो पॉइंट बड़े हैं। अब कौन से पॉइंट आएंगे, अब ये बाहर के पॉइंट आएंगे, क्योंकि इस K से बड़ा, मतलब एप्सिलॉन से बड़े तो ये पॉइंट्स होंगे ना बाहर के, और बाहर के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इज कॉल्ड एनबीडी ऑफ पॉइंट्स। अब वो किसका एनबीडी होगा, अब तो भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स का होगा, क्योंकि अब अंदर वाला पॉइंट्स फिक्स नहीं है, अब अंदर वाले पॉइंट्स फिक्स नहीं है, अब तो कितने भी पॉइंट्स से डिस्टेंस ले सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस इसने ये इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन को घुमा दिया। इनफाइनाइट पॉइंट्स का वो एनबीडी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो Z से डिस्टेंस इस K से ज्यादा रखते होंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए, लेट S बी अ सेट। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये दूसरा क्वेश्चन है जो डिलीटेड एनबीडी के बाद जो इस लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोला है, लेट एस बी अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, एस कोई ऐसा सेट है जिसमें सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ आर्गेंट या कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ध्यान दीजिए कि एस ऐसा सेट है
जिसमें क्या आ रहे हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सिंपल बात है कि एस सच अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन अ पॉइंट Z0, अब इसके अंदर एक पॉइंट है Z0, ठीक है, चलो, सच दैट एवरी नेबरहुड ऑफ Z0, इस बात को समझेंगे, यहां डेफिनेशन ही लिख दिया पूरी उसने, क्या बोला है, एवरी नेबरहुड ऑफ Z0 कंटेन वन पॉइंट S implies it contain an infinite number of point of S is called what। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट पॉइंट का, ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, उसके बारे में भी बता देते हैं। अच्छा, लिमिट पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, ठीक है, मैंने अभी आज के लेक्चर में आपको 2-3 चीजें बता दी है। लिमिट, नॉर्मल लिमिट इज अ वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। नंबर 2, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इज अ नेचर। नंबर 3, नेबरहुड, नेबरहुड इज अ सेट। इस ऐसी चीजें, देखिए डेफिनेशन से पहले ना आपको ये पर्टिकुलर बात पता होना चाहिए कौन सी चीज है क्या। अब किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं, ध्यान देंगे, इस बात को समझेंगे, किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहा जाता है। कब कहा जाता है, जैसे मान लिया कोई पॉइंट है Z0, इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहा जाएगा कब, जब इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में किसका लिमिट पॉइंट, किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा, किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहा जाएगा जब इस पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट का कम से कम एक या इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए इस सेट के नेबरहुड में। यही बात उसने यहाँ डेफिनेशन में इस क्वेश्चन पे कही है कि a point Z0 such that every neighborhood of Z0, कि नेबरहुड, हर एक नेबरहुड Z0 का जो भी नेबरहुड बनाया कंटेन करता है वन पॉइंट ऑफ S, सेट का एक पॉइंट कंटेन करता है, इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स S इज कॉल्ड। तो ऐसे नेबरहुड, ऐसे Z0 पॉइंट को क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट। तो देखिए, आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो MCQ में लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ा, जिसके हमने आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आए हुए हैं काफी, जो इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। और आज के जो भी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको बताया है, इससे भी अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जल्दी हम सोचेंगे आपके लिए एक लाइव क्लास अरेंज करें जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियोस, क्योंकि अब डेफिनेटली आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।